हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज का सेशन होगा उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 10। देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए मैं आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस दे रहा हूँ, जिसमें हम उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और साथ ही जीएस की क्लासेस कवर कर रहे हैं। ठीक है, जीएस की भी 4 क्लासेस आ चुकी हैं, हिंदी की 10 क्लासेस हो चुकी हैं, यूके जीके की आज 10वीं क्लास है। तो इसमें क्या है, आपका सिलेबस के अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और सिलेबस में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आधारित ये क्लासेस है, तभी मैंने इसको नाम दिया है स्पेशल फैक्ट क्लास। ओके। इसके अलावा जो हमारी यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस की, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। यकीन मानिए, अगर आप इन क्लासेस को फॉलो करते तो आगामी यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए एक पेड टेस्ट सीरीज है, जिसका नाम है 50+ एवरग्रीन ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ पेपर मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे जो कि आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित होंगे। प्रत्येक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो 50 प्रैक्टिस सेट का मतलब आपके 5000 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो निश्चित फ़ायदा इसका मिलेगा। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में आपका 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपका इकोनॉमी के अलावा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अलावा इसमें आपको देखने को मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ ही उत्तराखंड के भी वरियस टॉपिक, और साथ ही हिंदी का भी एक टेस्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इससे आपको कुछ सब्जेक्ट कवर करने में भी हेल्प मिलेगी। और साथ ही इसमें आपका करंट अफेयर भी हमने दिया हुआ है इस टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपका जनवरी से लेकर अभी तक के महीने का, और आगे भी मिलता रहेगा जब तक कोर्स चलेगा ये। तो उसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ, जो हमारा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट वाला कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, पेड है और एक नॉमिनल प्राइस पे, ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात, वैलिडिटी भी इस बार पूरे 1 साल की है। ठीक है, तो इसको आप इनरोल कीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बाकी देखिए, वन डे एग्जाम निकालने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए, आपको पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू मतलब पुराने पेपर समझना है, आयोग कैसे प्रश्न बना रहा है, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन सा कंटेंट होना चाहिए जिस पे विशेष फोकस होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। आयोग ने जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को कवर करना है आपने। ठीक है, भले वो यूके पीएससी का एग्जाम हो या यूके ट्रिपल एस सी। तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मॉक टेस्ट लगाना है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या फुल लेंथ जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वन डे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब आपने ये रूटीन बना दिया पीवाईक्यू अपने सिलेबस का रिवीजन का और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो जैसे आप ये रूटीन बनाएंगे, ये चक्र चलाएंगे ना, ये चक्र आपको फाइनली कहाँ ले जाएगा, ये चक्र का जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका जो टारगेट। ठीक है, तो टारगेट कवर हो जाएगा। यानी कि वन डे एग्जाम में यही आपका काम आता है, पीवाईक्यू, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, और अपने जितने भी सिलेबस है उसका रिवीजन मस्ट होना चाहिए डे बाई डे। ठीक है, आगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए, तो आज की क्लास देखेंगे उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास 10। इसमें हम देखेंगे आज मध्यकालीन उत्तराखंड के जो शिल्पकार वर्ग थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको देखिए उत्तराखंड स्पेशल क्लास में चंद काल में जो हमारे स्पेसिफिक हमारे काम करने वाले कारीगर थे वो बता दिया। इसके अलावा जो स्पेसिफिक जगह होती थी, जैसे गोला बारूद रखने की जगह क्या थी, लकड़ी घर के निरीक्षक को क्या कहा जाता था, ये क्लास में पहले ही करा चुका हूँ। आज इसी संदर्भ में हम देखेंगे मध्यकालीन उत्तराखंड में जो शिल्पकार वर्ग था। शिल्पकार का मतलब है वर्तमान की जो हमारी एससी कम्युनिटी है। ठीक है, तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उसमें, वो किसी न किसी विशेष कार्य में उनको डाला गया था। कोई आपका टोकरी बनाता था, कोई आपका बर्तन बनाने का काम करता था। ठीक है, किसी का अन्य काम था, कोई आपका पहरा देने का काम करता था, कोई मिस्त्री का काम करता था, कोई आपका कपड़े बुनने का काम करता था। तो यहाँ पर देखिए, इसी शिल्पकार वर्ग के जो अलग अलग जातियाँ थी उनका काम क्या था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आपका आ जाता है, एक तरफ आपका नाम आ जाएगा जाति का, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रोफेशन या वर्क आ जाएगा, तो मैच करना होगा आपने। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट टॉपिक में हमने जो भी राज दरबार के पद थे, राज दरबार के जो स्थान थे, और राज दरबार के जो ब्राह्मण वर्ग थे, उसके अलावा राज दरबार में जो पंचायती व्यवस्था थी, ये सब पढ़ लिया है। आज का टॉपिक कुछ यूनिक होगा। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल से आपको ये ऑनलाइन मिलेगा या यूट्यूब पे मिलेगा कहीं पे भी ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज मध्यकालीन उत्तराखंड में जो शिल्पकार वर्ग था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें नाम है पटुआ।
तो शिल्पकार वर्ग में जो पटुआ होते थे कौन होते थे, ठीक है। तो पटुआ जो था, देखिए जैसा कि नाम से आपने एक प्रथा सुनी होगी, पटरंग वाली प्रथा चली थी जब इंद्रचंद ने रेशम की खेती शुरू की थी काली कुमाऊं में, है ना। तो राजा इंद्रचंद के समय क्या हुआ था, इंद्रचंद राजा था चंदवंश का एक, इसने रेशम का कारखाना लगाया था, रेशम का कारखाना, ठीक है। अब रेशम का कारखाना, अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री, कारखाना का मतलब रेशम के लिए मतलब घर भर में कुछ व्यवस्था की गई थी। रेशम के कीड़ों को लाया गया था, रेशम का कीड़ा शहतूत को खाता था। उसके बाद जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है ना, तो ऐसे ही रेशम का कीड़ा अपना जाला बनाता है। उसी जाले को इकट्ठा कर करके फिर उससे क्या बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था, उसी को रेशम का कपड़ा कहा जाता है। आज सिंथेटिक रेशम जो है कार्य में लाए जाते हैं, पुराने समय से लेकर अभी तक ये रेशम का जो जमा करने का तरीका था यही था, कीड़े के द्वारा, ठीक है। अब जो इंद्रचंद के समय पाट का कारखाना उसमें होता था, पाट का कारखाना, ठीक है। पाट का कारखाना यानी कि रेशम का कारखाने को पाट का कारखाना कहा जाता था। और इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति नन्नू पटुआ को बुलाया गया, नन्नू पटुआ, ठीक है। नन्नू पटुआ पहला व्यक्ति था जो इस जगह पे आया था रेशम के कारखाने में। तो अब नन्नू पटुआ की जो भी संतानें हुई उनको पटुआ कहा गया, ठीक है। तो पटुआ कौन थे, रेशम के बुनकर थे, रेशम के बुनकर, ठीक है। रेशम को बुनने वाले थे पटुआ, ध्यान रखेंगे, ओके। इसके अलावा देखिए, अगर वर्तमान समय में भी अगर ये जाति अगर विद्यमान है काली कुमाऊं के आसपास या अन्य क्षेत्रों में, तो आज भी जो हमारी डोर होती है, गले में बांधने वाली डोर होती है, डोर के अलावा रक्षा तागा होता है, ठीक है, ये बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। हालांकि अब तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है ये काम, ठीक है। तो ये काम करते थे ये पटुआ, ठीक है। चलिए अगली जाति है, देखिए सोन अगारी। देखिए आज हम शिल्पकार संबंधित जातियों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। जो शिल्पकार वर्ग हैं उसमें जो जातियाँ विशेष वर्ग करती थी उनको हम देख रहे हैं। सोन अगारी कौन होता था, देखिए सोन अगारी होते थे हमारे खान में काम करने वाले कारीगर, खान में कार्य करने वाले, खान मतलब, खान मतलब क्या, खान मतलब माइंस, ठीक है। जो भी उसमें माइंस होती होंगी, तो माइंस में जो काम करते थे खान में, यानी कि खान में काम करके धातुओं को गलाने वाले, जैसे रामगढ़ वाली घाटी में हम देखते हैं आगरपट्टी, इन्हीं के नाम पर हमारा सोन अगारी, आगरपट्टी आपने अगर सुना है तो आपको ये सुनने को मिलेगी। तो आगरपट्टी इन्हीं के नाम पर बहुत ज़्यादा विख्यात है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनको कहा जाता था हमारा सोन अगारी। अब सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि मध्यकालीन कुमाऊं में या मध्यकालीन उत्तराखंड में या चंदवंश में खनन में जो कारीगर लगे होते थे या खान में धातु गलाने वाले जो कारीगर थे उनको क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है सोन अगारी इनको कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगली जाति देखते हैं। अगली जाति थी हमारी कोली, ठीक है। आज भी आपने देखा होगा शिल्पकार वर्ग में एक जाति कोली का थोड़ा अपभ्रंश आपने देखा होगा, कोहली हो गया, ठीक है। बहुत से ऐसे हमारे बच्चे हैं, नए बच्चे जो अपने नाम के आगे कोहली लिखते हैं, यही कोहली का अपभ्रंश है, कोहली, इसी कोहली का। अब कोहली जो थे हमारे, कोहली भी काम करते थे कपड़ा बुनने का, कपड़ा बुनने का कार्य, कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो घर घर पे जाके रहटे, रहटा मतलब होता था चरखा, रहटा कहा जाता था, ठीक है, चरखे को रहटा, चरखा। तो ये घर घर जाके चरखा चलाते थे, ठीक है, और कपड़ा बनाते थे, ध्यान रखेंगे। और जब से मशीन आई फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आधुनिक युग में मशीनों के आने की वजह से कोली वर्ग का जो कपड़ा बुनने का पारंपरिक कार्य था वो खत्म हो गया भाई, ठीक है, खत्म हो गया। और उसके बाद कोली समुदाय के लोगों ने खेती करना, जानवर पालना शुरू किया था, ठीक है। चलिए तो कोली भी कौन थे, कपड़े के बुनकर थे। अगला है देखिए टमटा। तो टमटा समुदाय, देखिए आज भी टमटा समुदाय को आप देख सकते हैं। टमटा जो है आपका ताम्रकट का अपभ्रंश है, ठीक है, ताम्रकट। ताम्रकट जो शब्द है इसका, ताम्र मतलब तांबा, कट कट मतलब काटने वाले, तांबे को काटने वाले, तांबे के बर्तन बनाने वाले, ठीक है, तांबे के बर्तन बनाने वाले। तो तांबे के बर्तन बनाने वाले शिल्पकार वर्ग को कहा जाता था टमटा। आज भी आप देखेंगे अल्मोड़ा में अभी भी है बचा हुआ ये काम, भगवान की दया से, इन लोगों की मेहनत से, ठीक है, ये पारंपरिक कार्य आज भी बचा हुआ है। और सरकार को और हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी संस्कृति को हम बचा सकते हैं। आज आप देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र में जो हमारी गागर होती है ना, तांबे की तो होती है वो, ऐसी गागर है, यहाँ पर एक कड़ा लगा होता है जिसको हम पकड़ के लाते हैं, ठीक है। तो पीट पीट के गागर बनाई जाती है, ठीक है, गागर को फोला भी कहा जाता है बहुत जगह पे,
फौला भी इसका अन्य नाम है, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक पारंपरिक हमारा पानी रखने का ये पात्र होता है। ऐसे तांबे के और भी चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि तांबे के बर्तनों में आपका ये गागर हो गई, एक तो गागरी, ठीक है, गगरी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा तांबे की परात, ठीक है, परात मतलब थाली से बड़ा होता है ना, एक भगोना टाइप का परात। इसके अलावा तांबे के बड़े बड़े हमारे तौले बनते थे भगोने, बहुत ही बड़े बड़े तौले, ठीक है, तौले जिनमें आपकी दाल पकाई जाती थी, पुराने समय में भात पकाया जाता था। इसके अलावा और भी देवताओं से संबंधित जो हमारी अन्य सामग्री या इक्विपमेंट होते थे, वो सभी चीज़ें इनके द्वारा आज भी बनाई जाती हैं। आज भी जो टमटा समुदाय है अल्मोड़ा का, वो आपका तांबे के ताम्र वर्क में और साथ ही हमारा पीतल के कार्यों में लगा हुआ है, ठीक है। हमारी संस्कृति को बचाए, अभी भी बचा रहे हैं ये लोग, ठीक है, जो कि बहुत सराहनीय बात है। चलिए अगला देखिए, ओढ़। तो ओढ़ जो था भैया, ओढ़ किसको कहा जाता था? तो ओढ़ कहा जाता था जो हमारा राजमिस्त्री होता था उसमें, ठीक है, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री मतलब जो मकान की चुनाई करने वाला। चुनाई मतलब पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखने वाला, चुनाई करने वाला, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप सभी को पता है, देखिए जो हमारा पर्वतीय अंचल है वहाँ पे ओड़ा, ओड़ा जो शब्द होता है, ओड़ा खेत के बीच में जो पत्थर होता है उसको ओड़ा कहा जाता है। ऐसे ओड़ा जो शब्द होता है वो दीवार के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो दीवार बनाने वाला, ओड़ा बनाने वाले व्यक्ति को ओड़ कहा जाता है, इसलिए मिस्त्री नाम, मिस्त्री का जो नाम, राजमिस्त्री का नाम, ठीक है, ओड़। इसमें राजमिस्त्री के साथ बढ़ई का जो काम करता था, बढ़ई यानी कि जो कारपेंटरी करता था उसको भी ओड़ ही कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बढ़ई हो गया और दीवार को चुनाई करने वाला मिस्त्री हो गया, साथ ही खानों से पत्थर निकालने वाले जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता था, ठीक है, इसी नाम में। चलिए अगला देखिए, बाड़े। तो आई गया बाड़े। तो बाड़ा जो था, क्या था बाड़ा? तो बाड़ा देखिए आपका क्या होता था, ठीक है। तो देवी देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए राजा क्या करते थे, पूजा के लिए, पूजा के लिए बलि चढ़ाने के लिए, ठीक है, पूजा के लिए बलि देने के लिए क्या करते थे जो राजा थे, भैंसों को रखते थे वो। कई ऐसे मंदिर थे उसमें देवियों के जहाँ पे भैंसा भी कटता था, जैसे कि आप जानते हैं ना, भैंसा आपने देखा होगा, महिषासुर मर्दनी कहा जाता है माता रानी को। तो महिषासुर मर्दनी यानी कि महिषा, भैंसा की बलि दी जाती थी। तो भैंसे की बलि देने के लिए एक बाड़ा बनाया जाता था, मतलब जो मतलब रखने के लिए उसको जब तक पूजा नहीं होगी। तो इस बाड़े की देखभाल जो करता था शिल्पकार वर्ग, उसको बाड़ा कहा जाता था या बाड़े कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिए। उसका जिम्मेदार जो कर्मचारी होता था वो बाड़े कहलाता था। और ये बाड़े लोग खदानों से पत्थर भी निकालते थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, लोहार या लोहार जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो लोहार क्या था भाई? लोहार, या इसको आज भी सुनेंगे आप, लोहार जो होता है, ब्लैक स्मिथ जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो लोहार यानी कि लोहे का काम करने वाला, लोहे का कार्य करने वाला, ठीक है। अब लोहे का कार्य करने वाला जो ये लोहार था, इसकी जगह को, स्पेसिफिक जगह को कहा जाता था आफर, ठीक है, ध्यान रखें, क्या कहा जाता था, आफर। अब लोहे का काम क्या क्या करते थे? तो लोहार का काम होता था जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं, जैसे कि आपका मिस्त्री का इक्विपमेंट है, हलिया का इक्विपमेंट है, खेतों के कुदाल वगैरह हैं, घास काटने की हंसिया है, तो इन सभी में धार लगाने का काम होता था, ठीक है। जो भी हमारे औजार होते थे, औजारों में धार लगाने का काम। इसके अलावा औजार बनाने का काम भट्टी में, ठीक है। और इस भट्टी को, जो ये हमारी लोहार की भट्टी होती थी, इसको स्थानीय भाषा में आफर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो है देखिए, तिरवा। तो तिरवा कौन होता था? देखिए आपका तीर बनाने वाला, जो राजा महाराजाओं के लिए तीर बनाता था, तीर बनाने वाला, ठीक है। तीर बनते होंगे ना उसमें, तो तीर भी तो आपको पता है धातु का तीर बनता होगा। तो तीर बनाने वाले को तिरवा कहा जाता था, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए आपका अगला जो है, अगला हमारा भूल। तो भूल जो शिल्पकार समुदाय था, भूल किसको कहा जाता था? देखिए जो भी हमारे उस समय तिलहन की फसलें होती थी, तिल हो गई, तिल के अलावा राई हो गई, राई के अलावा सरसों हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए तिल, राई, सरसों, इनसे जो तेल निकालने वाला था, तेल निकालने वाला यानी कि कोल्हू चलाने वाला, ठीक है, तेल निकालने वाला। तो तेल निकालने वाले को कहा जाता था हमारा क्या? भूल, ठीक है। जिसको तेली कहा जाता है ना, तेली। कोल्हू चलाने वाला क्या होता है? कोल्हू चलाने वाला तेली कहलाता है। उसी कोल्हू में इन तिलहन फसलों को पीसकर तेल निकलता था। तो हमारे उत्तराखंड की धरती में तेल निकालने वाले को या तेल की पिराई करने वाले को या कोल्हू चलाने वाले को क्या कहा जाता था? भूल कहा जाता था, ठीक है। अगला देखिए, रूड़िया। तो रूड़िया शायद मैंने आपको कराया है पहले किसी सेशन में।
रूड़िया होते थे देखिए आपका जो रिंगाल की टोकरियाँ बनाते थे। रिंगाल जो घास होती है ना बांस की तरह, तो रिंगाल इसकी टोकरियाँ, ठीक है, क्या क्या बनाने वाले जिसको इससे टोकरी बनाते थे। टोकरी के अलावा डाले हो गए, डाले के अलावा सूपा हो गया, सूपा के अलावा मोष्टा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बनाने वाले, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो बनाते थे रिंगाल से उनको रूड़िया कहा जाता था। और रूड़िया के अलावा रूड़िया के साथ साथ एक नाम और है बारूड़ी, ठीक है। बारूड़ी जो वर्ग था ये भी आपका टोकरी बनाने का काम करता था, बारूड़ी, ठीक है। ऐसे देखिए जो हमारी रिंगाल की घास होती थी या बांस की घास होती थी, तो इस बांस को छीलने वाला, बांस से रेशे निकालने वाला, उसको फोड़ने वाले को बांस फोड़ कहा जाता था, ठीक है। ऐसी कम्युनिटी को बांस फोड़ कहा जाता था, बांस को फोड़ने वाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रूड़िया टोकरी बनाने वाला था, ये आयोग ने आई थिंक पूछा भी है किसी बार किसी एग्जाम में पहले, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए शब्द चिमड़िया। तो चिमड़िया कौन था देखिए आपका, चिमड़िया का मतलब था आपका तो लकड़ी के जो बर्तन बनाता था, लकड़ी के बर्तन बनाने वाला, देखिए तांबे और पीतल के बर्तन बनाने वाला टमटा, लकड़ी के बर्तन बनाने वाले को कहा जाता था चिमड़िया, ठीक है, ध्यान रखेंगे चिमड़िया। अब चिमड़िया जो है भाई, चिमड़िया बनाता था कौन से लकड़ी के बर्तन, तो इसमें आपका ठेका, ठेकी जिसको कहता है, ठेकी दही जमाने का जो पात्र था, दही जमाने का, ठीक है, दही जमाने के लिए एक पात्र होता था लकड़ी का, इसको ठेकी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा ठेकी के अलावा पाले बनाता था, ये पाले, ठीक है। पाले के अलावा फरवे बनाता था, फरवे मतलब जो मथानी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठेकी पाले फरवे ये सब काम होता था चिमड़िया का। अगला देखिए पहरी। तो पहरी मैं पूर्व टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। पहरी जो होता था ना गांव का चौकीदार होता था, ठीक है, गांव का चौकीदार, गांव का चौकीदार, ये पहरी जो होता था गांव का चौकीदार शिल्पकार वर्ग से ही होता था। और ये प्रधान का एक दूत होता था, जो भी ग्राम प्रधान होता होगा ना उसमें प्रधान का दूत था ये, ठीक है। दूत मतलब प्रधान के लिए सब काम करता था ये, कुली भी जमा करता था, राशन इकट्ठा करता था, इसके अलावा ये मतलब प्रधान का दूत था तो खबर इधर उधर भी पहुंचाता होगा, ये सब काम था इसका, ठीक है, इस वर्ग का। और इसी को पहरी वर्ग कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए धूना। तो धूना जो वर्ग के लोग थे, धूना वर्ग के लोग रुई साफ करते थे, ठीक है, रुई साफ करने वाले, रुई साफ करने वाले। तो रुई जो होती थी उसमें ना, तो उस रुई को साफ करने वाला। अब रुई से क्या, रुई से उसमें गद्दे बनते थे, तकिया बनती थी, कंबल बनते थे, ठीक है, रजाई वगैरह बनती थी। तो उस रुई को साफ करने के लिए धूना वर्ग को रखा गया था। अगर देखिए हनकिया। तो हनकिया क्या था थे भाई, तो हनकिया जो होता था देखिए आपका, ये थे आपके कुम्हार, ठीक है, कुम्हार। कुम्हार मतलब अब क्या हो गया, जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ठीक है। देखिए समझ गए ना, तीन टर्म आ गए देखिए आज, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। मैंने क्या बताया, तांबा और पीतल के बर्तन बनाने वाले टमटा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया लकड़ी के बर्तन ठेके पाले या जो भी अन्य लकड़ी के बर्तन होते हैं वो बनाने वाले चिमड़िया। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार को कहा जाता था हनकिया, ठीक है, क्लियर हुआ ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो है देखिए बादी। बादी क्या होता था, बादी मतलब गांव में जो गवैया होता था, गांव का गवैया। तो ये गाना बजाना करके ही क्या करते थे, अनाज मांगते थे, गांव का गवैया, ठीक है, गांव गांव जाके गाना गाकर क्या करते थे, गांव में गाना बजाना करके राशन मांगते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी इनका मन होगा, जैसे मैं बोल लिया इन्होंने बाजा बजाया किसी फैमिली के आगे जाके, तो गांव में जाके बाजा बजाने का फैमिली को किसी से नमक मांग लिया, कहीं पे तेल मांग लिया, कहीं पे राशन मांग लिया, कहीं पे कुछ और चीज़ मांग लिया, यानी कि जो मन हो वो मांगने का इनका तरीका था अपना, ठीक है। इनको बादी कहा जाता था। अगला देखिए हुड़किया। तो हुड़किया कौन था भाई देखिए आपका, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हुड़किया, यानी कि हुड़का बजाकर गांव गांव में घूमकर हुड़का बजाने वाला, हुड़का बजाने वाला, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करते थे देखिए, अब पुरानी प्रथा थी, कुप्रथा भी कहेंगे। हुड़किया वर्गीय के लोग क्या करते थे, हुड़का बजाते थे और हुड़का बजाकर अपनी स्त्रियों को नचाते थे, स्त्रियों को नचाता था, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसको हुड़किया कहा जाता था। ऐसे हमारे एक होते थे ढोली। ढोली मतलब जो ढोल बजाने वाले, ठीक है, आज भी काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। ढोल बजाने वाले को, ढोल बजाने वाले को ढोली कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए जो बजनिया हैं, ढोली हैं, हुड़किया हैं, लगभग सेम काम था इनका।
लोगों का मनोरंजन और अन्य जो हमारे सांस्कृतिक जो उत्सव होते थे, इसके अलावा मांगलिक उत्सवों में जाकर ढोल बजाने पे उसके बाद अपनी डिमांड को करना। ठीक है। ऐसे अगला देखिए औज़ी। औज़ी, तो औज़ी कौन था भैया? औज़ी देखिए आपका दर्जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दर्जी के लिए जो शब्द था दर्जी, टेलर। ठीक है, टेलर। टेलर को औज़ी कहा जाता था। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखिए हमारे कुमाऊं गढ़वाल में जिस व्यक्ति पर जागर में देवता अवतरित होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा गढ़वाल में तो उसको पसवा कहा जाता है और कुमाऊं में उसको औज़ी कहा जाता है। एक टर्म और है, ध्यान रखेंगे। एक औज़ी का मतलब तो दर्जी या टेलर है, जो कि शिल्पकार समुदाय के लोग थे। और उसी औज़ी में दूसरा हमारा अर्थ है जिस पर जागर में देवता अवतरित होता हो। देवता अवतरित कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, अवतरित कुमाऊं क्षेत्र में औज़ी ही कहा जाता है इसको। ठीक है, जागर लगाने वाला है, जागर जिस पे अवतरित होता है। और गढ़वाल में जिस पे आपका देवता अवतरित होता है उसको पसवा कहा जाता है, पसवा। ठीक है, दोनों टर्मों को ध्यान से समझिएगा। अगला था देखिए हलिया। हलिया तो आप समझ गए होंगे, हल चलाने वाला। खेतों में जो हल चलाने के लिए रखा हुआ था, हल चलाने वाला। ठीक है। अब देखिए शिल्पकारों के जो उसमें गांव थे ना, आप समझिए इसको, मैं क्यों टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जो शिल्पकार समुदाय के उसमें गांव होते थे। अब देखिए हलियाओं का कोई एक स्पेसिफिक गांव होता था यहाँ से कि, यानी कि उस गांव से जो भी हमारे लोग होंगे वो हल जोतने का ही काम करेंगे। ठीक है, किसी गांव के लोग आपका बजनिया बने, किसी गांव के लोग आपका, आपने देखा है कि आपका केवल बर्तनों का काम कर रहे हैं, कोई कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनकी स्पेशलिटी थी उसमें कार्य करने की। ठीक है। अगला देखिए बागुड़ी। तो बागुड़ी देखिए, बागुड़ी कौन थे भाई? बागुड़ी जो होता था देखिए आपका मृग, यानी कि जंगल के जानवरों को मारने वाला। जंगल के जानवरों को मारने वाला। ठीक है, देखिए अब शिल्पकार समुदाय में जो जंगल के जानवरों को मारने वाला था उसको बागुड़ी कहा जाता था। और ऐसे देखिए आपका बखरिया। तो बखरिया जो है, देखिए आपका बखरिया कौन थे? बखरिया मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया इसमें टॉपिक में, जब हम चंद वंश में पढ़ रहे थे मध्यकालीन। ठीक है, तो चंद शासकों का जो आपका अस्तबल होता था, अस्तबल, अस्तबल तो समझते हैं ना क्या होता है? तो चंद शासन में जो अस्तबल होता था, अस्तबल में जो घोड़े होते थे, घोड़ों को बांधने का जो स्थान होता है उसको अस्तबल कहा जाता है। ठीक है, हॉर्स का। तो जो ये हमारा घोड़े थे, इनकी घोड़ाओं घोड़ों की सेवा करने वाला। ठीक है, सेवा करने मतलब घोड़े जो थे उनकी देख रेख और सेवा करने वाले को बखरिया कहा जाता था। यानी कि चंद शासन काल में अस्तबल में जो भी काम करता हो, घोड़े को नहलाना, घोड़े ने जो गोबर वगैरह किया उसको साफ करना, उसको खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना, उसको साफ स्वच्छ रखना, कुल मिला के कंप्लीट सेवा जो घोड़ों की करता था उसको बखरिया कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। इसमें हमने देखा जो हमारा मध्यकालीन उत्तराखंड है, मध्यकालीन उत्तराखंड में शिल्पकार वर्ग में जो अलग अलग कम्युनिटी थी उसका क्या काम था। ठीक है, तो शिल्पकार क्यों नाम दिया गया? देखिए जब हम मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को पढ़ते हैं, उनने शिल्पकार सुधारणी समिति सभा भी बनाई थी, एक संगठन बनाया था ना। इसके अलावा उन्होंने शिल्पकारों के उत्थान के लिए समता नामक पत्र को निकाला था। ठीक है, समता पत्र कई बार पूछा जाता है, 1934 में समता पत्र किसने निकाला था? तो ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने निकाला था, हरिप्रसाद टमटा जी ने। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं समाज की क्या स्थिति है। भारत में आप देखते हैं कि जो जाति वर्ग है, जो जाति का विभाजन है, उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है समाज पे। आप समझ ही रहे हैं, ये मैं मध्यकालीन उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ। तो मध्यकालीन उत्तराखंड में जो हमारी शेड्यूल कास्ट थी उसके लोगों को क्या क्या काम करने पड़ते थे, आप खुद सोचिए, है ना। और उनके लिए एक विशेष कामों की कैटेगरी डिसाइड कर दी गई थी। आप देखिए ढोल बजाने के लिए उन्हीं का प्रयोग हो रहा है, कपड़े बुनने के लिए, या उसके अलावा कुछ निम्न कोटि के काम भी थे जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए। इससे पता चलता है कि उच्च वर्ग ने कितना शोषण किया है एक हिसाब से निम्न वर्ग का। ठीक है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज की डेट में आप कह सकते हैं कि आज थोड़ा इक्वालिटी है, रिजर्वेशन है, कई चीज़ें हैं। ठीक है, हर चीज़ का एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक होता है। हमारे दिमाग में हमेशा नकारात्मक चीज़ें डाली गई हैं इस समाज में। आप अपने पोटेंशियल से समझिएगा, अपने दिमाग को शांत रख के समझिएगा। तो जो भी चीज़ें घटित हुई उसके पीछे वजह कौन थी? वजह थी उच्च कुलीन या उच्च वर्ग के लोग, जिन्होंने समाज को सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया। क्योंकि पहले देखिए वैदिक काल में जब हम जाते तो वैदिक काल तक आपने देखा था कि वैदिक काल से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका वर्ण निर्धारित होता था कर्म के आधार पे, जो आप कर्म करेंगे। मान लो मैंने पूजा पाठ का कर्म किया तो मैं ब्राह्मण बन गया।
मान लो मैंने आपका बर्तन बनाने का काम शुरू किया तो मैं आपका शिल्पकार बन गया। मैंने आपका बिजनेस का काम किया तो मैं वैश्य बन गया। मैंने अगर लड़ाई करनी शुरू कर दी, युद्ध में जाकर लड़ना, तलवार चलाना शुरू किया तो मैं क्षत्रिय बन गया। यानी कि जो मैं कर्म करता था उसमें वो मैं बन जाता था। लेकिन जैसे ही हमारा ऋग्वैदिक काल आता है, फिर हमारा उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है कर्मकांड बहुत बढ़ गए। समाज जो है वर्ण व्यवस्था में बट गया। और यहाँ पर फिर क्या होने लगा, आपका जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई। जन्म के आधार पे, अब जन्म के आधार पे मतलब समझ गए ना, जो आज तक चली आ रही है। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शिल्पकार का बेटा शिल्पकार, मुस्लिम का बेटा मुस्लिम, ठीक है, जैन का बेटा जैन, बौद्ध का बेटा बौद्ध। समझ लो ना। तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था किसकी देन है? ये हम लोगों की, जो हमने समाज बनाया था उसमें उत्तर वैदिक काल में। तभी तो उसमें दो धर्म निकलते हैं ना फिर, इन्हीं कर्म कांड, इन्हीं जो जो उसमें कर्म कांड बढ़ गए थे, अंधविश्वास बढ़ गया था समाज में, कुरीतियाँ बढ़ गई थी। तभी तो जैनिज्म और बौद्धिज्म का उदय होता है बहुत एक व्यापक पैमाने पे। हालांकि जैनिज्म तो बहुत पुराना है, लेकिन बौद्ध धर्म उसी समय निकलता है। रीज़न ही ये है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुकर्म और पाखंड बढ़ गया था समाज में। ठीक है। तो आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करना शेयर करना ना भूलें। कोई आपका फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगा। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। हमेशा की तरह अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।